कभी कभी जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता, उसके पीछे का सच बहुत ज्यादा काला होता है। अब रिलायंस जियो को ले लीजिए, हमें लगता है कि वो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बनी क्योंकि उसने अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स दिए, डेटा बहुत सस्ता कर दिया। सच्चाई ना बहुत अलग है। सोचिए जरा, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में गवर्नमेंट चाहती है, सारी देश की सरकारें चाहती हैं कि वो कंपनी जीते, सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया चाहती है कि वो कंपनी जीते। क्या था ऐसा रिलायंस के बारे में कि हर कोई, हर पावरफुल इंसान इस देश का चाहता था कि रिलायंस जीते? ऐसा क्या था रिलायंस में? जानते हैं इस वीडियो में, जानते हैं जियो की सक्सेस की पूरी सच्चाई। एंड माइंड यू, दीज बिजनेस गेम्स दे आर डर्टी। अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा पहले मैं आपको समझा दूं कि 3 तरह की इंटरनेट सर्विसेज इस देश में होती थी। पहला, घर का ब्रॉडबैंड, जो लैंडलाइन के साथ ब्रॉडबैंड आता था, तो पहला लाइन्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। दूसरा, जो आजकल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल में, सिम में आपका 4G इंटरनेट है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी थी जिससे जियो का जन्म हुआ। वो कैटेगरी थी वायरलेस ब्रॉडबैंड। यानी वो ब्रॉडबैंड है लेकिन वायरलेस है, लेकिन वो फोन इंटरनेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोन से आप बात भी कर सकते हो, लेकिन वायरलेस ब्रॉडबैंड, वो फोटोन डिवाइस याद है, काले रंग का टाटा फोटोन आता था और कई कंपनियों का भी आता था, वो था वायरलेस। मोबाइल सिम जैसा उसमें भी सिम डलता था, लेकिन उससे वॉइस कॉल नहीं हो सकती थी। वो था वायरलेस ब्रॉडबैंड। अब 2010 में ना पहली बार वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए ऑक्शंस हो रहे थे। तो इसमें ज्यादा जो उस समय की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे आरकॉम था, एयरटेल था, आइडिया था, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों एयरटेल इंटरेस्टेड नहीं था? क्योंकि एयरटेल के पास तो लैंडलाइन वाला ब्रॉडबैंड था, तो उसको वायरलेस ब्रॉडबैंड इसलिए पसंद नहीं आ रहा था कि हमारे पास एक तो ब्रॉडबैंड है वायर वाला, और दूसरा हमारे पास मोबाइल इंटरनेट है, सिम से भी हम लोगों को इंटरनेट दे सकते हैं, तो ये डोंगल वाला इंटरनेट देने की हमको क्या जरूरत? इसीलिए एयरटेल इंटरेस्टेड नहीं था, आइडिया इंटरेस्टेड नहीं था, आरकॉम भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन सरप्राइजिंगली एक छोटी सी कंपनी, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड जैसी कुछ नाम की एक कंपनी, जिसकी खुद की नेटवर्थ केवल 2.5 करोड़ रुपए है, वो इंटरेस्टेड थी वायरलेस ब्रॉडबैंड का स्पेक्ट्रम खरीदने में। लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। लोग सोच रहे थे ये कौन पागल है जिसकी खुद की नेटवर्थ सिर्फ 2.5 करोड़ है और जिसका केवल एक क्लाइंट था जिससे उसका ईयरली रेवेन्यू 14 लाख रुपीस था। ये चली है देश भर में स्पेक्ट्रम लेने के लिए। और एक हैरानी वाली बात थी, उस स्पेक्ट्रम में अप्लाई कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके पास 250 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी हो। अब जिस कंपनी की खुद की नेटवर्थ 2.5 करोड़ है, उसको कौन सा बैंक 250 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देगा? लेकिन एक्सिस बैंक से उस कंपनी को यह गारंटी भी मिल जाती है, वो ऑक्शन के लिए एलिजिबल हो जाती है। ऑक्शन में उसको देश भर के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड देने का स्पेक्ट्रम मिल जाता है, वो स्पेक्ट्रम जीत जाती है। इस स्पेक्ट्रम की एक मेजर शर्त थी, इस पे आप वॉइस कॉल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ डोंगल से इंटरनेट देने के लिए स्पेक्ट्रम है। ये कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज 11 जून को ये स्पेक्ट्रम जीत जाती है, इसके पास देश भर में लाइसेंस आ जाता है। 11 जून की शाम को क्या होता है आपको पता है? हैरान हो जाएंगे आप। 11 जून की शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को खरीद लेती है। 2 साल बाद 2013 में इस कंपनी का नाम हो जाता है जियो इन्फोकॉम। बाद में ये एलिगेशंस लगते हैं कि वो जो कंपनी है ना, वो शुरू से रिलायंस की फ्रंट कंपनी थी, रिलायंस की डमी कंपनी थी। अगर पहले दिन ऑक्शन में रिलायंस अपने नाम से कूद जाता तो बाकी टेलीकॉम कंपनीज के भी कान खड़े हो जाते और जब बिडिंग होती तो स्पेक्ट्रम महंगे में मिलता। लेकिन क्योंकि बड़ी टेलीकॉम कंपनीज इंटरेस्टेड ही नहीं थी स्पेक्ट्रम में, क्योंकि उससे वॉइस कॉल नहीं हो सकता था और उन कंपनीज के पास पहले से ऐसा स्पेक्ट्रम था जिससे वॉइस और डेटा दोनों चल सकता था, तो सिर्फ डेटा वाला स्पेक्ट्रम कौन लेगा? इसलिए एक छोटी सी अननोन कंपनी को सस्ते में स्पेक्ट्रम मिल गया। और बाद में पता चला कि हो सकता है, ये एलिगेशंस लगे कि पहले से ये सारी सेटिंग थी, वरना एक 2.5 करोड़ की कंपनी को 250 करोड़ की बैंक गारंटी कौन देता? और वो कंपनी क्यों देश भर का स्पेक्ट्रम के लिए बिड करती है? और उसी दिन जिस दिन वो स्पेक्ट्रम जीतती है, रिलायंस उस कंपनी को कैसे ले लेती? लेकिन इसको आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही स्मार्ट है, आप इसको क्लेवर बिजनेसमैन होना सोच सकते हैं। अब एक ऐसी चीज जानते हैं जिससे सच में इस देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। सारी टेलीकॉम कंपनियां एक एक करके बंद होती गई, जो बची वो मर्ज हुई या डूब गई। अब जानते हैं क्या हुआ। 2010 में ट्राई ने ये क्लैरिफाई किया था कि ये जो स्पेक्ट्रम है
ये वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए है, इस पे वॉइस कॉल्स नहीं मिल सकते। 2011 में रिलायंस ने एक फ्रंट कंपनी बना के ये स्पेक्ट्रम जीता। 2013 में इस कंपनी का नाम बदल के जियो इन्फोकॉम हुआ। 2013 में ही गवर्नमेंट अपनी बात से पलट गई। गवर्नमेंट ने अब बोला नहीं, अब आप इस स्पेक्ट्रम से वॉइस कॉल्स भी दे सकते हो। अब ये स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है। आपको कुछ माइग्रेशन फीस देनी होगी, जिसपे भी एलिगेशन लगे कि वो माइग्रेशन फीस इतनी कम थी कि देश को, सरकार को, टैक्स पेयर को 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। जो जियो से वसूलने चाहिए थे वो नहीं वसूले गए, और मामूली दाम पे जियो को जो स्पेक्ट्रम उसने खरीदा था सिर्फ ये बोल के कि इंटरनेट इस पे मिलेगा, उस पे जियो को वॉइस कॉल्स देना भी अलाउ हो गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। आइडिया, एयरटेल, हर कोई ये कहने लगा कि अगर 2010 में 11 में हमें पता होता कि आगे चल के इस स्पेक्ट्रम पे मोबाइल कॉलिंग सर्विसेज भी अलाउ हो जाएंगी और ये एक यूनिफाइड स्पेक्ट्रम हो जाएगा, तो हम भी स्पेक्ट्रम के लिए बिड करते। हम भी बिडिंग करते तो प्राइस ऊपर जाता, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलता। वो पैसे से सरकार अस्पताल खोल सकती थी, स्कूल खोल सकती थी, या बीएसएनएल को स्ट्रॉन्ग कर सकती थी, देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा सकती थी। ये कुछ सरकार ने नहीं किया, हमको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया एक तरीके से, ये बोल के कि इस पे वॉइस अलाउड नहीं होगा। जरा मैं इसको और सिंपल करके आपको समझाता हूं कि ये कितनी गहरी चीज है। मान लीजिए क्रिकेट मैच है इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग आई। इंडिया को बोला गया आपके पास 20 ओवर है, ये T20 है। इंडिया ने 20 ओवर में 150 रन बनाए। जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो रूल बदल दिया गया और बोला नहीं, ये तो वनडे है, आपको 50 ओवर मिलेंगे। क्या ये मैच फेयर है? कुछ ऐसे ही हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ऐसा एलिज किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या रिलायंस को पहले से पता था या उसको यह विश्वास था कि आगे जाके रूल्स बदल जाएंगे और बाकी टेलीकॉम कंपनीज को इसका कोई अंदाजा नहीं था? सवाल यह है कि वो जो 20-22 हजार करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, अगर सही स्पेक्ट्रम होता तो ये लॉस जो 20-22 हजार करोड़ का है, ये रिलायंस को थाली में परोस के दे दिया गया। हमारे आपके जनता का पैसा, ये 20,000 करोड़ रुपए, जिससे जनता के लिए कितनी भलाई के काम हो सकते थे, इसका हिसाब हमें कौन देगा? मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे एलिगेशंस हैं, कोर्ट में केसेस कुछ चल रहे हैं। प्रशांत भूषण जो जाने माने वकील हैं, उन्होंने एक संस्था की तरफ से ये PIL फाइल किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो किन सोर्सेस से बोल रहा हूं, किस तरह के एलिगेशंस हैं, वो सब आप भी देख पाए। अगर आप इस बारे में इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो वो सोर्सेज, वो आर्टिकल्स मैं आपको जरूर इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। हम जब टेलीकॉम इंडस्ट्री पे इन डेप्थ रिसर्च कर रहे थे ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री की सारी हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, तब ये स्टोरी निकल के आई। ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है, ये केस के बारे में नहीं पता, ये एलिगेशंस के बारे में नहीं पता। हमने बहुत ही घंटों की रिसर्च की है टेलीकॉम इंडस्ट्री पे, और उसके बाद हम क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी पे एक इन डेप्थ कोर्स लेके आए हैं। अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कौन सा प्लेयर आज कितना स्ट्रांग है, और इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भारत का डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा, भारत का कॉल्स का कंजम्पशन बढ़ेगा और टेलीकॉम कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है, तो ये कोर्स आपकी काफी हेल्प कर सकता है। ये कोर्स आपको quest.phinology.in पे मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री पे और डीप रिसर्च करना चाहते हैं, और हमने कैसे रिसर्च की, तो आप टिकर पे जा सकते हैं। एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, रिलायंस हो, इनका पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। इनके बारे में कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या कह रही है, कौन सा रिसर्च हाउस क्या कह रहा है, कौन सा इन्वेस्टर इन कंपनीज को लेके बुलिश है, ये सारी चीजें, भारत की 3 प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ticker.phinology.in पे। मुझे पता है ये वीडियो आपको काफी शॉकिंग लगा होगा। इसी तरह की अब और शॉकिंग स्टोरीज मैं लाता रहूंगा मेरी इस नई सीरीज बिजनेस गेम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इस सीरीज के और वीडियोस देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ ही आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगली आप कौन सी कंपनी चाहते हैं जिसकी स्टोरी को मैं कवर करूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इन डेप्थ रिसर्च करके उस कंपनी के बारे में भी आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स लाके दूंगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।